हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और आज का हमारा पहला टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क एंड कॉटन गुड फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। मशीनों के आने से बहुत पहले ही हमारे यहाँ भारत में सिल्क का और कॉटन के गुड्स का सामान जो था पूरी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में रूल करता था। यहाँ पर का सामान काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में फेमस था, डोमिनेट करता था। कोर्सर कॉटन व प्रोड्यूस इन मेनी कंट्रीज। मोटी तरीके की जो कॉटन होती थी ऐसे तो बहुत सारे देशों में प्रोड्यूस होती थी, बनती थी, बट द फाइनर वेराइटी ऑफ्टन केम फ्रॉम इंडिया। लेकिन जो सबसे बारीक और सबसे महीन क्वालिटी की जो कॉटन होती थी वो इंडिया से ही आती थी। अर्मेनियन पर्शियन मर्चेंट्स टुक द गुड फ्रॉम द पंजाब टू अफगानिस्तान। अर्मेनियन और पर्शियन व्यापारी जो होते थे, जैसे कि जो तुर्की से बिलोंग करते थे या पर्शिया से बिलोंग करते थे, वो व्यापारी सामान लेने के लिए कहाँ जाते थे? पंजाब जैसे एरिया से जाते थे। कहाँ पर? अपने अपने देशों में, अफगानिस्तान जाते थे। यहाँ से लेके सामान अपने देशों में जाते थे। साथ ही साथ सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न पर्शिया, इन सब देशों में भी सामान लेके ये जाते थे। बेल्स ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स वर कैरीड ऑन द कैमल बैक। जो टेक्सटाइल मतलब कपड़ा जो होता है, तो बेल्स ऑफ फाइन का मतलब होता है जैसे कि बंडल को पूरी तरीके से कैमल ऊंट के बैक पर लाते थे और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को क्रॉस करते हुए ये लोग जाते थे। माउंटेन हो गए या डेजर्ट हो गए, उनको क्रॉस करते हुए पूरा रास्ता तय करते हुए सामान लेके जाते थे। अ वाइब्रेंट सी ट्रेड ऑपरेटेड थ्रू द मेन प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। सूरत ऑन द गुजरात कोस्ट कनेक्टेड इंडिया टू द गल्फ एंड द रेड सी पोर्ट। तो सी के माध्यम से ट्रेडिंग होती थी। तो ज़्यादातर जो सी ट्रेड होता था, प्री कॉलोनियल पोर्ट्स का मतलब हो गया कि अभी कॉलोनियल पीरियड नहीं आया है, उससे पहले की बात कर रहे हैं कि उससे पहले से भी बहुत सारे भारत में जो पोर्ट्स होते थे उनके रास्ते से व्यापार होता था, ट्रेडिंग होती थी। जैसे कि गुजरात का जो सूरत एरिया है तो वो इंडिया को कनेक्ट करता था गल्फ और रेड सी पोर्ट से। मछलीपट्टनम ऑन द कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन द बंगाल हैड अ ट्रेड लिंक विद द साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट। तो उसी तरीके से बंगाल का जो हुगली पोर्शन है या जो कोरोमंडल कोस्ट है वो ट्रेड लिंक्स, व्यापारिक रिलेशन किसके साथ बना के रखता था? साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स के जो एरियाज हैं या जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ट्रेड लिंक्स एस्टैब्लिश करता था। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। ये जो सामान को भेजने का, लाने का जो ये ट्रेडिंग हो रहा था, तो इसमें इंडियन मर्चेंट्स, व्यापारी और जो बैंकर्स थे, इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे कि फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन में पैसा लगाते थे। कैरिंग द गुड एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर, सामान को लेके जाना, कैरी करना, एक्सपोर्टर को सामान सप्लाई करना। एक्सपोर्टर मतलब यहाँ से सामान दूसरे देश में जब जाता है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। सप्लाई मर्चेंट्स लिंक दी पोर्ट टाउन टू द इनलैंड रीजन, साथ ही साथ जो सप्लाई कर रहे हैं मर्चेंट्स, व्यापारी, तो वो क्या करते थे? लिंक द पोर्ट टाउन, मतलब जहाँ बंदरगाह है वहाँ के आसपास एरिया में जो भी टाउन्स हैं, कस्बे हैं, उनको दूर के इलाकों से कनेक्ट करते थे, क्योंकि सामान आता जाता था तो इससे एक रीजन दूसरे रीजन से कनेक्टेड हो जाता था। दे गेव एडवांसेस टू द वीवर, ये कारीगरों को एडवांसेस देते थे। प्रोक्योर्ड द वोवन क्लोथ्स फ्रॉम द वीविंग विलेजेस एंड कैरीड द सप्लाई टू द पोर्ट। और उसके बाद ये वीविंग विलेजेस, जहाँ पे ये कपड़े बनाने का काम होता था, सिलाई कढ़ाई या बुनाई का, वहाँ से कपड़ा लेके उसको कैरी करके बंदरगाह पे सप्लाई करते थे और फिर बंदरगाह से, पोर्ट से सामान जो है दूसरी जगहों पे जाता था। एट द पोर्ट द बिग शिपर एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड ब्रोकर्स। बड़े बड़े जो पोर्ट्स पे क्या होता था, जो बड़े बड़े बिग शिपर्स होते हैं, द बिग शिपर एंड एक्सपोर्ट मर्चेंट्स, मतलब जो बड़े बड़े जो बिग शिपर्स होते हैं जिनमें जहाज से सामान जा रहा है वो, और एक्सपोर्ट मर्चेंट जो यहाँ से सामान किसी दूसरे देश में भेजते थे, ऐसे एक्सपोर्ट मर्चेंट ब्रोकर्स को हायर करते थे। हैड द ब्रोकर्स, इनके पास ब्रोकर्स होते थे, हु नेगोशिएटेड द प्राइस एंड ब्रॉट द गुड फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट ऑपरेटिंग इनलैंड। तो ये क्या करते थे ब्रोकर्स? ये नेगोशिएशन का काम करते थे कि प्राइस का नेगोशिएशन, मोल भाव करना, सामान को लाना, किससे लाना? सप्लाई मर्चेंट से, जिसके पास कपड़ा है। बाई द 1750 दिस नेटवर्क कंट्रोल बाय द इंडियन मर्चेंट, मतलब 1750 तक ये सारा काम जो हो रहा है ये इंडियन मर्चेंट्स इसके ऊपर अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं। लेकिन उसके बाद ये सिस्टम कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होने लगा। यूरोपियन कंपनी ग्रेजुअली गेन दी पावर, अब बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज धीमे धीमे पावर में यहाँ पर भारत में आ रही थी। फर्स्ट सिक्योरिंग अ वेराइटी ऑफ कंसेशन फ्रॉम द लोकल कोर्ट्स,
देन द मोनोपोली राइट टू ट्रेड। पहले तो इन्होंने जो यहाँ के लोकल कोर्ट्स मतलब जो यहाँ पर लोकल राजा होते थे उनसे कंसेशन हासिल किया, छूट हासिल करी, और उसके बाद धीमे धीमे इन्होंने मोनोपोली एकाधिकार जमा लिया, किसमें? ट्रेडिंग में, व्यापार में। दिस रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ द सूरत एंड हुगली, जिसकी वजह से जो पुराने जो बंदरगाह थे जहाँ से काम होता था, जैसे कि हुगली हो गया, सूरत हो गया, ये ओल्ड पोर्ट्स बंदरगाह धीमे धीमे डिक्लाइन होने लगे। थ्रू विच द लोकल मर्चेंट्स हैड ऑपरेटेड, मतलब जहाँ से जो लोकल मर्चेंट्स काम करते थे इन बंदरगाहों से, तो ये बंदरगाह अब खत्म होने लगे बुरी तरीके से, क्योंकि अब यूरोपियन कंपनीज आने लगी हैं और वो अपना हक जमा रही हैं, अपना व्यापार फैला रही हैं। एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल्ट dramatically, the credit that had financed the earlier trade began drying up। तो इन बंदरगाहों से एक्सपोर्ट जो है धीमे धीमे बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से, नाटकीय तरीके से कह सकते हैं, बहुत तेजी से गिरने लगा। द क्रेडिट दैट हैड फाइनेंस द अर्लियर ट्रेड बिगैन ड्राइंग अप, तो जिसकी वजह से पहले मतलब कि व्यापार चल रहा था जिन जगहों से, तो वो पूरी तरीके से खत्म होने लगा। एंड द लोकल बैंकर्स स्लोली वेंट बैंकरप्ट, और जो लोकल बैंकर्स होते थे मतलब जो इन सब चीज़ों के लिए पैसा उधार देते थे और फाइनेंस देते थे, तो वो धीमे धीमे बैंकरप्ट होने लगे, मतलब पूरी तरीके से खाली होने लगे। इन द लास्ट ईयर ऑफ द 17th century, the gross value of the trade that passed through the Surat had been 16 million. By the 1740, it had slumped to the 3 million. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स इस बात को समझाने के लिए कि इन द लास्ट ईयर ऑफ 17th century, 17th century के कुछ लास्ट के सालों में जो व्यापार सूरत में 16 मिलियन का होता था, व्यापार जो होता था, तो वो अब 1740 तक आते आते गिरकर सिर्फ 3 मिलियन तक रह गया। तो सूरत और आसपास के और जो ट्रेडिंग सेंटर्स थे, पोर्ट सेंटर्स जो थे, वहां पर काम कम होने लगा। वाइल द सूरत एंड हुगली डिकेड, सूरत और हुगली पोर्ट तो पूरी तरीके से खत्म ही हो चुका था। बॉम्बे और कैलकाटा अब ग्रो, अब बॉम्बे और कैलकाटा जैसे शहर जो है उभर के सामने आने लगे। दिस शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट टू द न्यू वन वॉज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। तो ये जो नए सिटीज, नए बंदरगाह सामने आए, बॉम्बे और कैलकाटा, ये एक तरीके का इंडिकेटर था, एक इशारा था किस चीज का, कि पुराने ओल्ड पोर्ट जो है पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं और अब कॉलोनियल पावर बढ़ने वाली है, ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ने वाली है। ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियन कंपनी, ये जो पोर्ट्स, न्यू पोर्ट्स थे बॉम्बे और कैलकाटा, इनसे सारा ट्रेड जो होता था इस पे कंट्रोल कौन करता था? यूरोपियन कंपनीज करती थी। एंड वॉज कैरिड इन द यूरोपियन शिप, और ये सारा व्यापार यूरोप की शिप्स में होता था। वाइल मैनी ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग हाउसेज कोलैप्स्ड, बहुत सारे पुराने जो व्यापार करने वाले, जो ट्रेडिंग व्यापार करने वाले हाउसेस थे, मतलब जो बिजनेसेस थे, वो कोलैप्स हो गए, बुरी तरीके से गिर गए। Those that wanted to survive have to now operate within a network shaped by the European Trading Company, और अगर जिन्हें सर्वाइव करना है, रहना है, काम करना है, तो उन्हें यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के अंडर में काम करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंड टू वीवर, जो भारत में वीवर्स थे, जो कारीगर थे, उनके साथ क्या हुआ, ये नेक्स्ट टॉपिक है। द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी पावर after the 1760 did not initially led to the decline in textile export from India। ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर जो थी काफी हद तक अच्छे से बना ली थी। 1760 के बाद की बात की जा रही है, लेकिन 1760 के बाद भी अभी पूरी तरीके से इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट खत्म नहीं हुआ था, डिक्लाइन नहीं हुआ था। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री हैड नॉट येट एक्सपैंडेड, क्योंकि ब्रिटिश की जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी वो भारत में अभी पूरी तरीके से एक्सपैंड फैल नहीं पाई थी। एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप, और साथ ही साथ इंडिया का जो टेक्सटाइल जो था, जो कपड़ा था, वो यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्रीज में काफी डिमांडिंग था, काफी उसकी डिमांड थी। सो द कंपनी वॉज कीन ऑन एक्सपैंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने भारत का जो टेक्सटाइल था उसको अभी उसने एक्सपोर्ट जो यहाँ से भारत से हो रहा था उसको होने दिया, क्योंकि बाहर के देशों में इंडिया के सामान की काफी टेक्सटाइल की, कपड़े की डिमांड थी। बिफोर एस्टैब्लिशिंग द पॉलिटिकल पावर इन बंगाल एंड कर्नाटक in the 1760 and 1770, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export। और जैसे जैसे कि पॉलिटिकल पावर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और कर्नाटक में बनाई, उससे पहले, बिफोर का मतलब उससे पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी को सामान को रेगुलर सप्लाई मतलब गुड्स की एक्सपोर्ट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती थी, काफ़ी तकलीफ होती थी।
द फ्रेंच, द डच, द पोर्टुगीज एज वेल एज द लोकल ट्रेडर competed इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि फ्रेंच भी होते थे और डच ट्रेडर्स भी होते थे, पोर्टुगीज ट्रेडर्स भी होते थे, कुछ लोकल ट्रेडर्स व्यापारी भी होते थे, जो सब मिल के मार्केट में कंपटीशन करते थे टू सिक्योर द वोवन क्लोथ, ताकि ये जो बुनाई किया हुआ जो कपड़ा है उसको बेचा जा सके। सो द वीवर एंड द सप्लाई मर्चेंट्स कुड बार्गेन एंड ट्राई सेलिंग द प्रोड्यूस टू द बेस्ट बायर। तो इसीलिए जो कारीगर होते थे, जो सामान बनाते थे, या जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे जो कि सामान को कपड़े को बने हुए सामान को बेचते थे, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर थी, वो मोल भाव कर सकते थे और जो बेस्ट बायर उनको मिलता था उनको ये सामान बेच देते थे। इन देयर लेटर बैक टू लंडन, कंपनी ऑफिशियल कंटिन्यूसली कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ सप्लाई एंड द हाई प्राइसेस। तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोई भी दिक्कत होती थी तो वो कहाँ से उसकी कंप्लेन कहाँ पर करते थे? लंदन में करते थे। तो लंदन में कई बार इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंप्लेन भी की कि उनको मतलब कि सप्लाई में सामान मिलने में काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है और हाई प्राइसेस भी उनको चुकाने पड़ रहे हैं। However, once the East India Company established the political power, it could assert a monopoly right to trade। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी अगर पॉलिटिकल अपनी राजनीतिक पावर बना लेगी तो उसका एकाधिकार यहाँ पे ट्रेड करने का, व्यापार करने का हो जाता। It proceeded to develop a system of management and control that would eliminate the competition, control the cost and ensure the regular supply of cotton and silk goods। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके का एक सिस्टम बनाया जिसमें कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, जैसे कि कंपटीशन खत्म कर देना है, कॉस्ट को कंट्रोल वो करेगा, रेगुलर सप्लाई सामान की, कॉटन की, सिल्क के, गुड की सामान उसको मिलती रहे। तो इसी तरीके के स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाए। फर्स्ट द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और जो व्यापारी, जो ब्रोकर्स होते थे, जो कि क्लोथ के व्यापार से कनेक्टेड होते थे, इनको एलिमिनेट किया, इनको खत्म किया पूरी तरीके से। खत्म करने का मतलब है इनका व्यापार खत्म किया। एंड इस्टेब्लिश अ मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीवर्स, कारीगरों के साथ सीधे सीधे अपना रिलेशन, अपना लिंक इस्टेब्लिश कर लिया। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड द गौमास्ट टू सुपरवाइज द वीवर। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, एक सर्वेंट हायर करती थी, एक पेड सर्वेंट, मतलब उनको पैसा दिया जाता था, उनको गौमास्ट कहती थी, कहा जाता था। और ये गौमास्ट एजेंट जो होते थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। क्या काम करते थे? ये वीवर्स को सुपरवाइज करते थे, वीवर्स को देखते थे कि वो कैसा सामान बना रहे हैं, किस क्वालिटी का बना रहे हैं और समय पे काम खत्म करके दें। सेकेंड, इट प्रिवेंटेड द कंपनी वीवर फ्रॉम डीलिंग विद द अदर बायर। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी देखा, जो गौमास्ट होते थे, जो कि कंपनी अपॉइंट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी देखते थे कि वीवर जो है अपना सामान किसी और को ना बेचें। One way of doing this was through the system of advances। When an order was placed, the weaver was given loan to purchase the raw material for their production। इनको क्या होता था कि वीवर्स को एडवांस दे दिया जाता था और ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता था कि आपको इतना सामान बनाना है। वीवर क्या करते थे, उन लोन को, जो उनको एडवांसेस मिलते थे, उससे रॉ मटेरियल खरीदते थे और अपना कपड़ा का जो काम है वो पूरा करते थे। Those who took the loan had to hand over the cloth they produced to the commerce। और जो भी लोन लेते थे, एडवांसेस ये लेते थे ईस्ट इंडिया कंपनी से वीवर्स, इन्हें सामान बना के किसको देना होता था? गौमास को। दे कुड नॉट टेक इट टू एनी अदर ट्रेडर। मतलब आपको सामान बनाना है, वीवर सामान बनाएगा, लेकिन वो किसी और ट्रेडर, व्यापारी को सामान अपना नहीं बेच सकता है, उसको सारा सामान गौमास्टर को देना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एज लोन फ्लोड इन and the demand for fine textile expanded, weaver eagerly took the advances hoping to earn more। क्योंकि आसानी से लोन वीवर्स को दे दिया जाता था और टेक्सटाइल, फाइन टेक्सटाइल मतलब बहुत ही अच्छे बारीक कारीगरी के कपड़े की डिमांड भी थी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, तो लोन्स भी वीवर्स बहुत आसानी से ले लेते थे इस उम्मीद में कि वो और ज़्यादा इनकम अर्न कर लेंगे। Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated along with weaving and the produce from this took care of the family। बहुत सारे वीवर्स ऐसे भी थे जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड थे जिसपे वो कल्टीवेशन का काम करते थे, तो वीविंग के साथ साथ वो अपना कल्टीवेशन का काम भी देख लेते थे। नाउ दे हैड टू लीज आउट द लैंड एंड डिवोट ऑल देयर टाइमिंग टू वीविंग। लेकिन अब क्या है, अब उनको अपना सारा समय से वीविंग, कपड़े का काम पूरा करने में ही देना है। Weaving in fact required the labor of the entire family, with children and women all engaged in different stages of the process। Weaving एक ऐसा काम था जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इसमें घर के सारे लोगों को लगना पड़ता था, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, क्योंकि कपड़े का काम जो होता था अलग अलग स्टेजेस में होता था, तो इतनी सारी स्टेजेस का काम कराने के लिए वीवर को अपनी ही फैमिली मेम्बर्स को लगाना पड़ता था।
Soon, however, in many weaving villages, there were reports of clashes between the weaver and गामास. लेकिन बहुत ही जल्दी ये भी देखने को मिला कि जहाँ जहाँ पे वीविंग का काम जिन गांव में होता था, वहां पर से रिपोर्ट्स आने लगी किसकी, कि वीवर और घामास के बीच में क्लैशेस, लड़ाइयाँ होने लगी हैं. पहले क्या होता था कि जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे उनके अच्छे संबंध होते थे, रिलेशंस होते थे वीविंग विलेजेस के साथ, मतलब जहाँ पे वीविंग का काम होता है उन गाँव में सप्लाई मर्चेंट्स के अच्छे रिलेशंस होते थे, और साथ ही साथ वो कारीगरों के साथ भी अपना अच्छा रिलेशन बना के रखते थे. द न्यू गौमास वर आउटसाइडर, लेकिन जो गौमास थे ये आउटसाइडर्स थे, ये बाहर से आए थे. विद नो लॉन्ग टर्म सोशल लिंक विद द विलेज, उनका गांव से कोई रिलेशन, कोई नाता नहीं होता था. दे एक्टेड एरोगेंटली, marched into the village with sepoy and peons and pushed and punished the weaver for delay in supply after beating and flogging them. तो ये बहुत ही एरोगेंटली, गुस्से से गौमास से काम करते थे, और ये अक्सर विलेजेस में सिपाहियों के साथ जाते थे और कारीगरों को पनिशमेंट भी देते थे कि अगर उनका काम पूरा नहीं हो पाया है तो. द वीवर लॉस द स्पेस टू बार्गेन, साथ ही साथ वीवर के अपनी कोई बार्गेनिंग पावर भी नहीं रह गई थी कि वो प्राइस में नेगोशिएट कर सके कि उसको किस सामान को किस चीज में किस दाम पे बेचना है, किस बायर को बेचना है. द प्राइसेस दे रिसीव फ्रॉम कंपनी वॉज मिजरेबली लो, और जो भी प्राइस ईस्ट इंडिया कंपनी वीवर को देती थी, कारीगर को देती थी, वो बहुत ही कम होता था. इन मैनी प्लेसेस इन द कार्नेटिक एंड बंगाल वीवर डेजर्टेड विलेजेस एंड माइग्रेटेड. तो बहुत सारी प्लेसेस कार्नेटिक और बंगाल में बहुत सारी जगहों पे वीवर्स ने क्या किया, दे माइग्रेटेड, मतलब वो उस जगह को छोड़ के चले गए. सेटिंग अप लूम इन अदर विलेजेस वेयर दे हैड सम फैमिली रिलेशन, तो वो उन जगहों पे चले गए जहाँ पर उनके पहले से ही कहीं पर इस टाइप के विलेजेस में चले गए वो, जहाँ पर उनके कुछ फैमिली के रिलेशंस हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे. एल्सवेयर वीवर अलॉन्ग विद द विलेज ट्रेडर रिवोल्टेड, और कुछ जगहों पे वीवर्स ने, कारीगरों ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, और ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिसर्स को अपोज किया, मतलब उनके खिलाफ खड़े हो गए. ओवर टाइम मेनी वीवर बिगैन रिफ्यूजिंग द लोन, क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप एंड टेकिंग टू द एग्रीकल्चरल लेबर. साथ ही साथ समय बीतने के साथ साथ वीवर्स ने क्या किया, लोन लेने से मना कर दिया, और अपनी जब वर्कशॉप जहाँ पे वो काम करते थे उसको भी बंद कर दिया, और एग्रीकल्चर लेबरर का काम करना स्टार्ट कर दिया. By the turn of 19th century, cotton weaver faced a new set of problem. और 19th century की 19th century के खत्म होते होते तक कॉटन वीवर्स को और नई तरीके के प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा और सामना करना पड़ा. That's for today, students. Thank you.